अगर मैं बता दूं आपके दिमाग में क्या है तो आप मानेंगे कि मैं आपकी मेंटालिटी समझ रहा हूँ। तो इस टाइम सारे क्या सोच रहे हैं, सबके दिमाग में ये है कि ये भाषण कब खत्म करेंगे मतलब यार हम भी स्टूडेंट लाइफ में इसी तरीके से गेस्ट लेक्चर जो होते थे बैठे होते थे, तो मतलब उसमें नॉर्मली यही था कि ठीक है भाषण आना है, ज्ञान आना है, फिर घड़ी देखनी है, चलो उसके बाद फिर अपना जो भी रूटीन है वो स्टार्ट करता है। तो एटलीस्ट 70-80% के दिमाग में वही है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बाकी भूमिका सबने आपको बता दी है। आ जाने का मेन मतलब यही था कि हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है जिसको हम चुनाव बोलते हैं, इलेक्शन बोलते हैं, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। आप में से सारे के सारे आई थिंक फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, कईयों ने पंचायत इलेक्शन में वोट किया होगा, कई फर्स्ट टाइम शायद अभी जो है आपके एमएलए के इलेक्शन में वोट करेंगे। तो वोटिंग पैरामीटर से पहले बेसिकली मैं 2-3 चीज़ें आपके ऊपर मैं ब्रश ऑन करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट का फर्ज बनता है वो बताए कि वो क्या है, उसने क्या किया है। मतलब अगर मैं आपको ये नहीं बताता कि मेरी ज़िंदगी किस तरीके से बीती है, हो सकता है आप शायद मेरे साथ तो उतना कंफर्टेबल ना हो, बिकॉज आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बड़ी फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन आती है, व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है, आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू इन्फॉर्मेशन आती है। इससे अच्छा ये है कि आपने जो भी चॉइस करनी है, आप चॉइस करने का आपका एक पैरामीटर ये होना चाहिए। कैंडिडेट्स आपके सामने होते हैं, जैसे ग्राम पंचायत के अंदर भी जो कैंडिडेट्स आपके होते हैं आप उनको जानते हो, वो इसलिए जानते हो क्योंकि वो आपके गाँव के हैं, ठीक है, वो आपके कुछ आपके रिश्तेदार हैं, कुछ आपके जो है मतलब हो सकता है आप ही की फैमिली में से किसी ने किसी पोजीशन के लिए कंटेस्ट किया हो। तो डेमोक्रेसी अगर आप देखिए हमारे इलेक्शन जो है 2-3 प्रकार के होते हैं। पहला इलेक्शन आपका होता है ग्राम पंचायत का, उसके बाद आपका इलेक्शन होता है एमएलए का, फिर आपका इलेक्शन होता है नेशनल लेवल का जो कि एमपी का इलेक्शन होता है। और इनमें अगर आप देखें कि आप कौन से कैंडिडेट को बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं, आप जानते हैं ग्राम पंचायत के इलेक्शन में, बिकॉज वो बंदा आपको बिल्कुल आपके जान पहचान का, आपके गाँव का, आपकी पंचायत का है। एमएलए के इलेक्शन में क्या होता है, आपका डिस्टेंस जो है वो कैंडिडेट से बढ़ जाता है, क्योंकि हम इस टाइम 52 हमारी पंचायत हैं। अगर आप लेटर से धमेटा में रहते हो और कैंडिडेट आपका धनेटी चूड़िया का है, तो हो सकता है आप उसको कभी जानते नहीं थे और आपने उसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। सिमिलरली एमपी का इलेक्शन जो होता है, एमपी के इलेक्शन में क्या होता है कि कैंडिडेट जो होता है 14-15 एक डिस्ट्रिक्ट, पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में से एक कैंडिडेट खड़ा होगा, हो सकता है वो जयसिंहपुर का हो सकता है वो धर्मशाला का हो। तो फतेहपुर में बैठे हुए लेट से अगर आपका घर कौडू बेला के अंदर है, वहां पे बैठे हुए आपने किसी व्यक्ति को अगर वोट डालना है, तो ये डिस्टेंस जो है बहुत दूर है, तो अब इसका पैरामीटर जो है वो चेंज हो जाता है। तो मेरे हिसाब से पहला पैरामीटर यही होना चाहिए कि पहला वोट देने का जो कारण रहता है वो रहता है पार्टी, क्योंकि पार्टी जो है वो पार्टी का एक आइडियोलॉजी रहती है और पार्टी एक मतलब एक आइडियोलॉजिकल एफिनिटी जो है वो लोगों में क्रिएट करती है। दूसरा रहता है कैंडिडेट। तो कैंडिडेट के अंदर भी कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आज की डेट में जो है वो हर जगह अवेलेबल है। मेरा बोलने का मतलब यही होता है कि एमएलए के कैंडिडेट के लिए जब आप वोट डालेंगे, ये वोट आपने किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं डालना, किसी के पास्ट लीनिएज के हिसाब से नहीं डालना, क्योंकि यूथ जो है ना, यूथ का जो आपका एस्पिरेशन है, जो यूथ की आपकी जो करियर प्रोग्रेशन है या आपका जो जिंदगी है आपकी अभी शुरू हुई है, और हो सकता है जो आपको गाइड कर रहा हो वो गाइड वो कर रहा है जिसकी शायद मतलब जो एस्पिरेशन है, जिसकी शायद जो प्रोफेशनल करियर है वो खत्म होने पे आया हुआ है, और ये जो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ये इन्फॉर्मेशन देगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। आपका अभी तक कोई एक्सपीरियंस है नहीं, ठीक है, आपको जो फ्यूचर आपने अपना देखना है वो फ्यूचर अपना देखना है आज की सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, आज के पैरामीटर्स के हिसाब से। और उसमें सबसे आसान तरीका यही होता है कि आज हमारे पास इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। आप यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, फेसबुक लाइव्स के ऊपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपके पास व्हाट्सएप से इंफॉर्मेशन आती रहती है, गूगल करो, गूगल करके किसी भी कैंडिडेट का जो है सर्च पैरामीटर अगर आप डालेंगे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आपको जब कैंडिडेट की सिलेक्शन करनी है, आप सिंपल किसी की बात में ना आके, किसी की कास्ट एफिलिएशन में ना आके कि अच्छा ये राजपूत है तो इसको डाल देते हैं, ये ब्राह्मण है तो उसको डाल देते हैं, ये नहीं देखना। ये आपने देखना है कि कौन सा कैंडिडेट ऐसा है जो आपको आपकी एस्पिरेशन के हिसाब से अगले 10-15 साल तक गाइड कर सकता है, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल वही है। आप अगर देखो ना, हम इलेक्शन क्यों लड़ते हैं, हम इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हमने एक प्रतिनिधित्व करना होता है, एक जो आपकी हमने जो गाइडेंस है, और गाइडेंस में ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 52 पंचायतें हैं, इन 52 पंचायत का डेवलपमेंट, इन 52 पंचायत के अंदर जो लोग रह रहे हैं
उनकी मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम हमारे जीवन का स्तर है उसको अगर हमने थोड़ा सा एलिवेट करना है, उसको अगर हमने ऊपर लेके जाना है तो हमारी सोच भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। तो कैंडिडेट सिलेक्शन में मैंने आपको हमेशा कैंडिडेट सिलेक्शन में जो आपकी बेसिक पैरामीटर्स हैं आप उनको कंपेयर कीजिए। बेसिक पैरामीटर में सबसे पहले आपका एजुकेशन आ जाता है, दूसरा आपका वे ऑफ टॉकिंग आ जाता है, तीसरा आपका बिहेवियर आ जाता है, चौथा और सबसे बड़ी चीज जो है ना वो ये है कि जो कैंडिडेट आपके पास आ रहा है उसका एजेंडा क्या है। और एजेंडा से मतलब हर कैंडिडेट आपके पास आएंगे, कैंडिडेट से आपको ये बताना है कि उनकी मतलब जो प्लानिंग है आपके लिए, उनका जो विजन है आपके लिए, आपके एरिया के लिए वो क्या है। तो मैंने जितने भी मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने अपने इंटरव्यूज में सिर्फ 2 या 3 चीज़ें बोली हैं। पॉइंट नंबर 1 होता क्या है कि जब एक पॉलिटिशियन अपनी बात स्टार्ट करता है वो 3 बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर या 4 बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करता है। ये डिस्कशन होती है बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा। ये डिस्कशन जो है 1947 से चली जा रही है, ठीक है। और ये डिस्कशन जो है करना बहुत आसान है, क्योंकि जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक बजट होता है। वो बजट जो है वो हर ब्लॉक में आता है, डीसी के पास आता है, एमएलए के पास आता है, और उस पैसे से हम बिजली, सड़क, पानी जो है इसकी प्रोविजन करते रहते हैं। ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि इनको आप जितना मर्जी सॉल्व करी जाओ, आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि जब तक हम बिजली, सड़क, पानी की बात करते रहेंगे, हमारी डिस्कशन जो है किसी और चीज पे कभी भी नहीं होगी। मैं यूथ के साथ जब मैं डिस्कशन करता हूँ, इंटरेक्शन करता हूँ, मैं उनको एक ही सवाल पूछता हूँ। मैं उनको ये पूछता हूँ कि आज तक आपके साथ जब भी कभी किसी लीडर ने, किसी नेता ने या किसी बड़े आदमी ने आकर तुमसे बात करी है तो आपने उनसे मांगा क्या? ठीक है, हमेशा मतलब इस बात को याद रखना, आपको मिलेगा वही जो आप मांगोगे। तो जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने उनसे क्या मांगा तो किसी के पास जवाब नहीं होता, तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि आपने बड़ी हिम्मत करके एक चीज मांगी होगी, वो है वॉलीबॉल। सोच के देखो है क्या चाहिए जी, वॉलीबॉल दे दो। अगर किसी ने ज्यादा मुंह खोल दिया तो बोले नेट भी दे दो साथ में, ठीक है। कोई बिल्कुल ही मतलब दबंग इंसान होगा बोलेगा जी क्रिकेट खेल दे दो। ये 3 चीजें हैं, ठीक है। आज तक मतलब मैं इलेक्शन कैंपेनिंग में 1993 से मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे, किसी ने इन 3 चीज से अलावा आज तक कुछ मांगा ही नहीं। अब मेरी एक बात सुनो, अगर मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और मेरे को पता है तुमने वॉलीबॉल ही मांगना है, मैं क्या करूंगा, अपनी गाड़ी के पीछे 20-25 वॉलीबॉल डाल के घूमता रहूंगा। जहां पे भी गए बंदों ने बोला वॉलीबॉल, मैं बोल गई बच्चा। अब एक बार वॉलीबॉल दे दिया, अब आप अगली बार तो कुछ नहीं मांगोगे यार, पिछली बार ही तो मांगा था। तो जब आप वॉलीबॉल मांगोगे ना, आपको मिलेगा भी वही। तो हमेशा ये देखो ना कि आज तक किसी ने ये बोला है कि रोजगार की अपॉर्चुनिटी जो है वो हम कैसे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक किसी ने ये पूछा है कि विजन जो हमारा है यहाँ पे अगले 7, 8, 10 साल के अंदर जो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटी है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। क्या किसी ने ये बोला कि हमारे यहाँ पे आमों के बाग है, आम का एरिया है, ठेके पे जाते हैं 2-2.5 लाख रुपए में ये हो जाता है। क्या यहाँ पे हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोल सकते हैं कि आम बेचने के बजाय इसको हम पल्प में अगर कन्वर्ट करें और कॉर्पोरेटाइज कर दें तो उसमें हमारी। तो पॉइंट ये है कि जो आप पूछोगे वही आपको वापस जवाब मिलेगा। और मेरी तरफ से भी सबसे आसान चीज ये है कि मैं इन चीजों की बात ही नहीं करूंगा। अगर मैंने इन चीजों की बात नहीं करी तो आपके दिमाग में डालूंगा ही नहीं कि आप कोई और सवाल भी पूछ सकते हो। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो हमारा बेसिक राइट है एक डेमोक्रेसी के अंदर, वो बेसिक राइट हमारा है क्वेश्चन पूछने का। और जब हम सवाल पूछना बंद कर देंगे ना, डेमोक्रेसी जो है धीरे धीरे मर जाएगी। आज अगर आप जर्नलिज्म देखो, आज अगर आप ये देखिए, आज अगर आप ये देखिए कि क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं। हमारी जीडीपी हिस्टोरिक लो पे है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हिस्टोरिक लो पे है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज हिंदुस्तान के अंदर, मैं हिमाचल के एग्जांपल देता हूं, हिमाचल की टोटल जनसंख्या 70 लाख की है। रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड यूथ विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो है 8.5 लाख। 8.5 लाख ने रजिस्ट्रेशन करी हुई है कि हमको नौकरी चाहिए। तकरीबन इससे 50% ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करी, जो नहीं पहुंचे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस तक। 12 से 13 लाख के आसपास आज आपके पास अनएम्प्लॉयड यूथ यहाँ पे बैठा हुआ है। तकरीबन 20 से 22% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। हिंदुस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी भी 4-4.5% से ऊपर नहीं हुई, ठीक है। तो पॉइंट मेरा ये है कि जब आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं कर रही, जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड हाई पे है, जब आपकी महंगाई, मतलब अगर आप अगेन कंपेयर 2-3 चीजों का मैं पैरामीटर में आपको बताता हूँ
रसोई का सारा सामान जिसमें आपका गैस आ जाता है। गैस सिलेंडर 7 साल में 380 से 1000 रुपये हो गया है। पेट्रोल 7 साल में अप्रोक्सीमेटली 60 रुपये से 105-106 रुपये हो गया है। उसके बाद तीसरी आपकी चीज आती है सरसों का तेल, 1 साल में 70 रुपये से 235 रुपये हो गया है। आपका प्याज 50 रुपये पे जब ब्रेक कर रहा है, हर चीज का रेट जब इतनी स्काई रॉकेट कर रहा है, ठीक है, तो हमारा फर्ज क्या बनता है? मैं ये नहीं कह रहा मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है, मेरे को सवाल तो पूछना है ना। आई हैव टू आस्क द क्वेश्चन कि ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। पर जर्नलिस्ट जब सवाल पूछते हैं तो पूछते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप आम काट कर खाते हैं चूस के, फैक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि जिनका काम सवाल पूछना है, जब वो पूछना बंद कर देंगे तो सवाल पूछेगा कौन? तो अल्टीमेटली फिर वही होता है कि सवाल जो है वो जनता को पूछने पड़ते हैं। और मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमेशा ये जो क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति है ना, वो इसको हमेशा आप लाइव रखना, क्योंकि जब आप सवाल पूछोगे जवाब तभी मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और हमारा एजेंडा बड़ा सिंपल है, मतलब मेरा पॉइंट यही है कि फतेहपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 4 जोन में अगर मैं इसको बांटता हूँ, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, ये सारी की सारी चीजें जो है वो रूटीन में चलती रहेंगी। डिपार्टमेंट्स हैं जो उनको केटर करेंगे। आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है जो सड़कों को बनाएगा, सड़कों को नबार्ड के अंदर जो है वो डालेंगे। विधायक प्रायोरिटी के साथ सड़कों को हमने जो है वो और थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना है। आपका बिजली के लिए आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, डिपार्टमेंट है। आपका पानी के लिए आईपीएच डिपार्टमेंट है, जल शक्ति विभाग है जो बोथ इरिगेशन और जो है आपको पीने के पानी का जो ये इसका सुचारू रूप से चलाता रहेगा। पर इन सबके अलावा बेसिकली जो हमको एक चीज सिंगल माइंडेड फोकस से करनी है, वो ये करनी है कि एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साधन हमको यहाँ पे लेके आने हैं। हमारे पास 4 मेन बेल्ट्स हैं। एक बेल्ट आपकी चाटा से लेके स्टार्ट होती है, गोज राइट अप टू आपका फोंग डैम, आपका बंच एंड अट्टी करके एक एरिया है। वहां पे टूरिज्म को डेवलप करने के लिए काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लाए जा सकते हैं, बट उनके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन की जरूरत है, क्योंकि वो एरिया जो आता है वो एरिया बीबीएमबी डैम एरिया में आता है। वहां पे जो है आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्लियरेंस चाहिए, वहां पे आपको वाइल्ड लाइफ की क्लियरेंस चाहिए। तो क्या गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी ला सकती है जहाँ पे वो बोले कि हम लैंड एक्वायर करके प्राइवेट पार्टी को दे देंगे, उसके बाद जितने भी क्लियरेंसेज हैं ये गवर्नमेंट आपको 3 महीने के अंदर करा के दे देगी फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स, और आप आके अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाओ। अगर एक 100 कमरे का रिजॉर्ट एक एरिया में आ जाता है ना, वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है तकरीबन 200 से 250 लोगों को दे देता है। और इनडायरेक्टली जो लोग उसके सप्लायर बन जाते हैं, एक होटल अगर है, होटल में अंडों की भी जरूरत है, मीट की भी जरूरत है, सब्जी भी चाहिए, इनडायरेक्टली तकरीबन 250 से 300 परिवार और उसके साथ अपना रोजगार जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सिमिलरली आपकी अनोवा वाली जो पूरी बेल्ट है, वहां पे आपका सबसे बड़ा जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरी चीज जो है वो आप इसके अंदर हनी कीपिंग, जो आपके मधुमक्खियों का वो जो है शहद जो है वो सारा का सारा जो इसमें ही कर सकते हैं। नीचे वाली हमारी मंड वाला एरिया है, वहाँ पे आपका फिशरीज का काम जो है बड़ा अच्छे तरीके से चल सकता है। सिर्फ हमने इनकी मार्केट क्रिएट करनी है। मेरा मार्केट क्रिएट करने से मेरा मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे प्रोक्योरमेंट सेंटर्स खुलवाने की कोशिश करूँ, अगर मैं डाबर को, बाकी जो आपके हनी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको अगर मैं यहाँ पे उनका प्रोक्योरमेंट सेंटर अगर मैं ला दूँ, जो साल के शुरू में आपका एक रेट जो है अनाउंस करते हैं कि इस साल इस क्वालिटी का जो भी हनी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है 170-180 रुपीज पर केजी पे हम खरीद लेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो इन एक्टिविटीज में एंगेज करना स्टार्ट कर देंगे। तीसरी चीज आपकी जो ये वाला बेल्ट है, आप देखिए एक मेरा फ्रेंड है, मतलब मेरे साथ स्कूल में दोनों पढ़ते थे, जूनियर थे मेरे। इन्होंने एक अपना कॉन्टैक्ट सेंटर स्टार्ट किया शिमला के अंदर 31st पैरेलल के नाम से। 31 ऐसे करके डिजिट है, आगे पैरेलल है, क्योंकि 31st पैरेलल जो है वो आपका लैटिट्यूड है, तो शिमला जो 31st उस पे 31 डिग्री नॉर्थ में पड़ता है। तो उसमें अगर आप देखें, इन्होंने अपना कॉल सेंटर स्टार्ट किया बड़े छोटे से अपने सेटअप के साथ। आज वो शिमला के अंदर हिमाचल गवर्नमेंट के बाद सबसे ज्यादा सैलरी पेइंग ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, ठीक है। तो जो कॉल सेंटर वो शिमला में खोलते हैं, वो कॉल सेंटर क्या हम रैन राजा का तालाब में खोल सकते हैं? अगर आंसर यस है तो आपको ये देखना है कि इसके लिए आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए मैन पावर, आपको चाहिए यंग मैन पावर जो कि कम्युनिकेशन जिनकी ठीक हो, ठीक है। हमारे पास देरी के अंदर सबसे बड़ा जो सेटअप है वो है हमारा देरी कॉलेज, उसके साथ अब एक पॉलिटेक्निक खुल गया है, तो वहां पे यूथ जो है ऑलरेडी अवेलेबल है। उसमें जो भी इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, क्या हम एक्सेंट कोचिंग, वॉइस कोचिंग उनको दे के आप कॉन्टैक्ट सेंटर जो है यहीं पे हम खुलवा सकते हैं। मतलब गुड़गांव क्यों जाना पड़े काम करने के लिए, या आपको बैंगलोर क्यों जाना पड़े,
बैंगलोर में अगर 20,000 में बंदा नौकरी कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं 12 या 13,000 भी दे दूं उसका पैसा ज्यादा बचता है। तो क्या इधर आप कॉल सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं? उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए, लीज लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए, उसके लिए जो है आपको इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या चाहिए, मतलब क्या आपको पैरामीटर्स हैं जो एक कॉल सेंटर, कॉन्टैक्ट सेंटर, जितने भी आपके सब कॉन्ट्रैक्टिंग या कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब्स हैं वो हम यहाँ पे लेके आना है। तो बेसिकली क्या है कि ये सारी पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर अगर आप ऑपरेट करना आज स्टार्ट कर देंगे, 7, 8, 9, 10 साल के बाद आप ये देखोगे कि एटलीस्ट आप 2, 2.5, 3,000, 4,000 परिवारों को एक मतलब स्टेबल इनकम आप प्रोवाइड करने की कैपेसिटी आप यहाँ पे बैठे बैठे रखते हो। तो विजन बड़ा सिंपल है, विजन है यूथ को किसी तरीके से हमने एक एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग एक्टिविटी के पास लेके जाना है, और उसके लिए जो भी पॉलिसीज की जरूरत है आपकी सरकार से, आपकी गवर्नमेंट से, वो काम है जो कि एक विधायक का होता है, वो काम एक एमएलए का होता है, जो वो मतलब जो